बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सरिया वास्तियों का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट अरेस्ट बेल के हवाले से ज़मानत बाद गिरफ़्तारी के जब मुल्ज़म अक्यूज़ जो गिरफ़्तार होकर जुडिशल रिमांड पर चला जाता है, जुडिशल हवाला जुडिशल में चला जाता है, ठीक है, जेल में चला जाता है, तो उसके बाद जो उसकी बेल करवाई जाती है, उसकी ज़मानत करवाई जाती है, उस ज़मानत को हम पोस्ट अरेस्ट बेल यानी कि ज़मानत बाद गिरफ़्तारी कहते हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की वजूहत के कौन सी ग्राउंड्स पर ज़मानत बाद गिरफ़्तारी करवाई जा सकती है, पोस्ट अरेस्ट बेल करवाई जा सकती है, किन ऑफेंसेस में करवाई जा सकती है, और इसका मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर इसका क्या है, और इसको जो लॉ है उसके रेलेवेंट सेक्शन कौन से डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। जो इसको रेलेवेंट सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 497 सेक्शन 497 CrPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन डील करता है, ठीक है। इस बेल की जो एप्लीकेशन है वो ट्रायल कोर्ट में फ़ाइल की जाती है, यानी कि उस कोर्ट में फ़ाइल की जाती है जिस कोर्ट को उस ऑफेंस को सुनने का इख्तियार हो, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करें कि अगर कोई मजिस्ट्रेटियल ट्रायल है, ठीक है, तो आप मजिस्ट्रेट की कंसर्न मजिस्ट्रेट की अदालत में जो एप्लीकेशन पोस्ट अरेस्ट ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। अगर इफ़ जो सच ऑफेंसेस हैं आर ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट, यानी कि अगर कोई 302 का मैटर है तो वो ऑब्वियसली 302 जो है वो ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट है, तो देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर पोस्ट अरेस्ट बेल है वो सेशन कोर्ट में दायर की जाएगी और उसे सेशन जज साहब समाअत करेंगे। उसके साथ साथ अगर मजिस्ट्रेरियल लेवल पर आप बेल फाइल कर रहे हैं और मजिस्ट्रेरियल लेवल से आपकी बेल खारिज हो जाती है तो देन आप उसकी अपील जो है वो सेशन कोर्ट में कर सकते हैं। और अगर सेशन कोर्ट में बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है कि अगर 302 की बेल भी अगर सेशन कोर्ट से खारिज हो जाती है या आपकी अपील यहाँ से खारिज होता जाती है बेल की, तो देन आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका जो मेन सेक्शन है सेक्शन 497। अदरवाइज़ जो ज़मानत बाद गिरफ़्तारी यानी कि पोस्ट अरेस्ट बेल आफ्टर अरेस्ट का जो कंसेप्ट है या इसकी जो वर्डिंग है बेल आफ्टर अरेस्ट या इसके जो वर्ड है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में CrPC में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किए गए। इसका एक कंसेप्ट लिया गया और कंसेप्ट जो लिया गया वो सेक्शन 497 से लिया गया। सेक्शन 497 को आज हम थोड़ा सा थॉरोली पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वेरी वाइटल सेक्शन, इम्पोर्टेंट सेक्शन है बेल के हवाले से। ये सेक्शन कहता है जी व्हेन बेल में बी टेकन इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इसकी जो सब सेक्शन 1 है यानी कि बेल कब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में नाकाबिले ज़मानत केसेस में कब ज़मानत ली जा सकती है। इसका जो सब सेक्शन 1 है व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अपीयर्स आर इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। कि जब भी कोई मुल्ज़िम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट करके या वो अपीयर होता है या उसको अपीयर किया ब्रॉट किया जाता है, किसी अदालत के सामने पेश किया जाता है, तो उसको ज़मानत पर रिलीज़ या ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही बट अब यहाँ से इसकी प्रोहिबिटरी क्लॉज शुरू हो जाती है, ठीक है। बट आगे जो पहला रूल है आगे इसकी ये एक्सेप्शन है, बट ही शैल नॉट बी सो रिलीज्ड, कि वो रिलीज़ नहीं किया जा सकता, रिहा नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता? इफ़ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही हैज़ बिन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर। कि जहाँ पर वो जो मुल्ज़िम है वो ऐसे जुर्म का सज़ावार हो, उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया हो जिस ऑफेंस की सज़ाए मौत हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद हो या 10 साल सज़ा हो उस जुर्म की, उस जुर्म में उसको बेल नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ इसकी जो फर्स्ट प्रोवाइज़ो है सेक्शन 497 की जो फर्स्ट प्रोवाइज़ो है वो है
provided that the court may direct that any person under the age of 16 years or any woman or any sick or infirm person accused of such an offence be released on bail। ये भी एक्सेप्शन है, जो फर्स्ट जनरल रूल है सब सेक्शन 1 में, उसकी ये भी एक्सेप्शन है कि जहाँ पर कोई केस किसी औरत के मुतल्लिक़ हो, जहाँ पर यानी कि मुलज़मा औरत हो या किसी बीमार शख्स, कमज़ोर ज़ईफ़ शख्स मुलज़म हो, ठीक है, या ऐसा नाबालिग बच्चा हो जिसकी उम्र 16 साल तक है, तो उसकी ज़मानत ली जा सकती है, ठीक है। ये एक स्टैचूटरी राइट्स हैं इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी प्रोविजन भी कह सकते हैं। और ये यहाँ पर अगर इन केसेस में आपका केस जो फिट होता है, केस आता है, तो यहाँ पर आप बेल एज अ मैटर ऑफ राइट भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जो इसकी सेकंड प्रोवाइज़ो है वो नोटिस टू प्रोसिक्यूशन के हवाले से है कि जब भी आपने बेल आफ्टर अरेस्ट, पोस्ट अरेस्ट बेल जब भी आपने फ़ाइल करनी है, तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन होती है उसको नोटिस लाजमी होना होता है, ठीक है, ताकि उनको शो कोस दिया जाता है, उनको नोटिस किया जाता है कि आप इसमें पेश हों और बताएं कि मुलज़म को क्यों बेल दी जाए, ठीक है। इसके साथ इसकी थर्ड प्रोवाइज़ो है 497 सेक्शन सब क्लॉज 1 और उसके साथ उसकी प्रोवाइज़ो नंबर 3 यानी कि थर्ड प्रोवाइज़ो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रायल के हवाले से, ये इसमें ट्रायल की एक ग्राउंड आती है, ठीक है। यहाँ पर है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट एक्सेप्ट where it is of opinion that the delay in the trial of the accused has been occasionally by an act or omission of the accused or any other person acting on his behalf or in exercise of any right or private under any law for the time being in force, direct that any person shall be released on bail। के जहाँ पर अगर ट्रायल की डिले मुलज़म की तरफ से हो रही है तो फिर उसको बेल नहीं, अगर ट्रायल की डिले ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट यानी कि मुस्तगीस साइड से हो रही है तो फिर उसको बेल दी जानी चाहिए। और ट्रायल के हवाले से वो कैसे दी जानी चाहिए कि जहाँ पर हु being accused of an offence not punishable with death has been detained for such offence for a continuous period exceeding 1 year and whose trial for such offence has not concluded। के मुलज़म ऐसे ऑफेंस उसने कमिट किया हो जिसकी सज़ाए मौत ना हो और उसका ट्रायल 1 साल तक उसका कंक्लूड ना हो, उसका ट्रायल ख़त्म ना हो 1 साल के अंदर अंदर, उस वक़्त जो मुलज़म है वो बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है थर्ड प्रोवाइज़ो के तहत, ठीक है। उसके साथ अगर हु बीइंग अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस punishable with death has been detained for such offence for a continuous period exceeding 2 years and whose trial for such offence has not concluded। कि जहाँ पर मुलज़म ऐसे ऑफेंस का मुलज़म है कि जिस ऑफेंस की सज़ाए मौत है और वो 2 साल तक वो बिहाइंड द बार है और उसका 2 साल तक जो ट्रायल है वो कंक्लूड नहीं हुआ, उसका केस ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर भी इस ग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए, इस ग्राउंड को लेते हुए कि जहाँ पर जो डिले है उसके बिहाफ पर ना हो, जहाँ पर डिले ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन हो, ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट साइड हो, तो वहाँ पर वो इस ग्राउंड के तहत, इस थर्ड प्रोवाइज़ो के तहत वो बेल अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर वो एज ए मैटर ऑफ राइट जो बेल क्लेम कर सकता है, ठीक है। आगे जी फोर्थ प्रोवाइज़ो, जो फोर्थ प्रोवाइज़ो है वो थर्ड प्रोवाइज़ो की एक्सेप्शन है, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ थर्ड प्रोवाइज़ो to this subsection shall not apply to a previously convicted offender for an offence punishable with death or imprisonment for life or to a person who in the opinion of the court is a hardened, desperate and dangerous criminal or involved in terrorism। यानी कि अगर वो डिले भी है लेकिन उसके साथ साथ अगर वो मुलज़म सज़ाए मौत के ऑफेंस की यानी कि उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी सज़ाए मौत है और अगर या अदालत ये समझती है कि वो एक हार्डन्ड, वो एक डेस्परेट या डेंजरस या ख़तरनाक क्रिमिनल है या किसी दहशतगर्दी के केस में इन्वॉल्व है,
तो वो चाहे डिले हो भी जाए ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट हो, ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज़ हो, तो देन वो इस प्रोविजन का बेनिफिट नहीं ले सकता, ये प्रोवाइजो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। इसके साथ सेक्शन 497 उसका सब सेक्शन 2 ये फर्दर इंक्वायरी पर बात करता है। ये इसके मुताबिक इट इज़ अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी or trial as the case may be, that there are no reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offence, but there are sufficient grounds for further inquiry into his guilt. The accused shall, pending such inquiry, be released on bail or at the discretion of such officer or court on the execution by him on a bond without sureties for his appearance as hereinafter provided। यानी कि फर्दर इंक्वायरी ऐसी है कि जहाँ पर अक्यूज़ के ख़िलाफ़ इस केस रीजनेबल ग्राउंड्स पर केस नहीं बनता, ठीक है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, लेकिन ये यकीन है कि उसने नॉन बेलेबल जो ऑफेंस है वो कमिट किया है, लेकिन फिर भी उसके इल्ज़ाम को साबित करने के लिए मज़ीद कुछ एविडेंस या मज़ीद कुछ ऐसे हालात वाक़यात की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर मुल्ज़म को प्रेमा फ़शाइली, ठीक है, एक सरसरी व्यू के तौर पर उसको मुल्ज़म नहीं बनाया जा सकता। तो इस स्टेज पर भी इस वजह से वो उसका केस फर्दर इंक्वायरी में चला जाएगा और वहाँ पर बेल इस ग्राउंड के तहत भी उसे बेल का हक है और बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। इसके साथ जो सब सेक्शन नंबर 3 है 497 का, एन ऑफिसर आर अ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग हिज और इट्स रीजंस फॉर डूइंग सो। यानी कि कोई भी कोर्ट जब बेल ऑर्डर पास करेगी, रिलीजिंग का ऑर्डर करेगी, तो वो रिकॉर्ड ऑफ रीजंस यानी कि वो वजूहत लिखेगी कि किन वजूहत के बेस पर मुल्ज़म को बेल दी जा चुकी है। आगे जो है सब सेक्शन नंबर 4 है, इफ़ एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ऑफ अ पर्सन, कि यानी कि अगर ट्रायल कंक्लूड हो गया और उस सतह पर अगर कोर्ट समझती है कि जो मुल्ज़म के ख़िलाफ़ वो कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स फॉर नहीं है कि उसको पनिश किया जाए, यानी कि ठीक है उसकी गिल्टी के हवाले से कि वो इनोसेंस नज़र आ रहा है, तो वो उसको ऑन बेल पर उसको रिहा कर सकती है, उसको रिलीज़ कर सकती है। आगे इसकी जो सब सेक्शन 5 है ये कैंसिलेशन ऑफ बेल, इस पर अलहदा इंशाल्लाह एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा मैं, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं कि जहाँ पर बेल हो जाए तो देन उसकी एक कैंसिलेशन मूव इस सेक्शन 497 की सब सेक्शन 5 के तहत हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में मूव की जाती है कि इस शख्स और इस सेक्शन को यूटिलाइज़ करते हुए, इनको डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए इस सेक्शन के तहत, इस सब सेक्शन के तहत जो कोर्ट है उसकी बेल जो है वो कैंसिल कर सकती है और उसे दोबारा कमिट हिम टू जेल या कमिट हिम टू कस्टडी कर सकती है, उसको दोबारा जेल में भेज सकती है। इसके साथ साथ 496 सेक्शन है, ये भी एक हेल्पिंग टूल काम करता है 497 सेक्शन में। इसमें यही है कि इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, कि जब एक शख्स को गिरफ़्तार करके या वो अपीयर होता है या उसको अदालत के सामने लाया जाता है तो उसको बेल पर रिलीज़ किया जाना चाहिए, ठीक है, इफ़ द कोर्ट थिंक्स फिट, ठीक है, और उसको उसे मुनासिब मुचलका लेकर उसको रिहा कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ जो एज ए हेल्पिंग टूल काम करता है सेक्शन 498 A, no bail to be granted to a person not in custody in court or against whom no case is registered। इस सेक्शन के मुताबिक कि किसी भी अक्यूज़ को या किसी भी शख्स को बेल पोस्ट अरेस्ट बेल नहीं दी जा सकती अगर उसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है। ज़ाहिर सी बात है अगर उसके ख़िलाफ़ कोई केस ही नहीं है तो वो अरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर वो अरेस्ट ही नहीं है तो वो पोस्ट अरेस्ट बेल का कंसेप्ट ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो अरेस्ट नहीं है तो देन भी पोस्ट अरेस्ट बेल का कंसेप्ट
नहीं आएगा, वो फिर प्री रेस्ट बेल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था पोस्ट रेस्ट बेल पर। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी आरा से मुझे आगाह करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।